हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू कॉन्सेप्ट डिकोडर। कॉन्सेप्ट डिकोडर में आप सभी का स्वागत है। आज हम डिस्कस करेंगे लेक्चर नंबर 3 एस्टिमेशन एंड कॉस्टिंग का, जिसमें हम देखेंगे प्लिंथ एरिया रेट एस्टिमेट क्या होता है। रफ कॉस्ट एस्टिमेट का एक टाइप होता है प्लिंथ एरिया रेट एस्टिमेट। रफ कॉस्ट एस्टिमेट एंड डिटेल्ड एस्टिमेट में क्या डिफरेंस है, प्रीवियस लेक्चर नंबर 2 में हम डिस्कस कर लिए थे। यदि आप इसके पहले का जो वीडियो को नहीं देखे हैं तो वीडियो को पॉज करके लेक्चर नंबर 2 को देखिए। इसके बाद लेक्चर नंबर 3 को आप कंटिन्यू कीजिए ताकि आपका जो कॉन्सेप्ट है अच्छे से क्लियर हो। प्लिंथ एरिया रेट एस्टिमेट में एक टर्म आता है प्लिंथ एरिया। ये प्लिंथ एरिया क्या होता है इसको देख लेते हैं। प्लिंथ एरिया क्या होता है, फ्लोर लेवल पर दीवारों सहित कमरे की एरिया, यही होता है प्लिंथ एरिया। प्लिंथ एरिया क्या होता है, फ्लोर लेवल पर दीवारों सहित कमरे की एरिया, यही होता है प्लिंथ एरिया। अब ध्यान रखने वाली बात यह है कि यदि प्लिंथ लेवल पर कोई ऑफसेट दिया हुआ है तो उसे इंक्लूड नहीं करना है प्लिंथ एरिया पर। प्लिंथ लेवल पर यदि कोई ऑफसेट दिया हुआ है तो प्लिंथ एरिया में उसे इंक्लूड नहीं करना है। कैसे, उसको एक डायग्राम की सहायता से प्रॉपर हम देखते हैं। देखो, मैंने यहाँ पर हिंदी में बढ़िया से लिख दिया हूँ आपके लिए कि प्लिंथ एरिया क्या होता है। ये प्लिंथ एरिया की डिफिनेशन है। प्लिंथ एरिया फ्लोर लेवल पर दीवारों सहित कमरे का एरिया प्लिंथ एरिया कहलाता है। यदि प्लिंथ लेवल पर ऑफसेट दे रखा है तो उसे इंक्लूड नहीं करना है। एग्जाम्पल नंबर 1 है। अब इस एग्जाम्पल में आप देखिए, एक कमरा है और एक दीवार है, इसके चारों ओर क्या है, दीवार है। एक कमरे की दीवार है, एक क्या है, कमरे की दीवार है। कमरे का जो सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस है 14.7 मीटर इसकी हाइट है और इसका जो लेंथ है 14.7 मीटर है। 14.7 मीटर है कमरे का एक लेंथ और उसकी विड्थ। आप इसको विड्थ समझिए, एक लेंथ है और एक उसकी विड्थ है। 14.7 मीटर है डिस्टेंस ए है और 14.7 मीटर डिस्टेंस ए वाली है। एक कमरे का क्या है, ये दीवार है। ये क्या है, दीवार। दीवार की थिकनेस दिया है आपको 30 सेंटीमीटर। क्या दिया हुआ है, 30 सेंटीमीटर। सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस 14.7 मीटर दिया हुआ है। अब इसका तो प्लान था कमरे का। सेक्शन में देखिए, ये इसका क्या है, फाउंडेशन था। फाउंडेशन जो भी कंक्रीटिंग वगैरह यहाँ पास की हुई है, कंक्रीटिंग की हुई है। इसके बाद आपका एक ग्राउंड लेवल है। ग्राउंड लेवल कुछ इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, आपको ध्यान में रखना है इस तरीके से। ये आपका प्लिंथ लेवल है। प्लिंथ लेवल के ऊपर दीवार है। अब यहाँ पर आप ध्यान से देखिए, सेक्शन में किसी दीवार का ये सेक्शन है। किसका सेक्शन है, दीवार का सेक्शन है। दीवार का सेक्शन, एक दीवार को हम काट के देख रहे हैं कि किस तरीके से वो बनी हुई है। तो प्लिंथ लेवल पर हमें कोई ऑब्जेक्ट नहीं दिखाई दे रहा है। ये पूरी की पूरी आपकी क्या है, वाल है। क्या है ये, वाल। यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट नहीं दिया हुआ है। तो इसका हम प्लिंथ एरिया कैसे कैलकुलेट करेंगे, इस चीज़ को देखो। प्लिंथ एरिया क्या होता है, दीवारों सहित कमरे का एरिया। किस लेवल पर, फ्लोर लेवल पर। तो यहाँ पास ये 14.7 मीटर तो सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस है। ये टोटल 30 सेंटीमीटर है ना। ये कितना है, 30 सेंटीमीटर। दीवार की थिकनेस कितनी है, 30 सेंटीमीटर। तो ये सेंटर से डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, 0 पॉइंट यानी 15 सेंटीमीटर हो जाएगा ना। कितना हो जाएगा, 15 सेंटीमीटर। ये भी हो जाएगा 15 सेंटीमीटर और मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 0.15 मीटर ये हो जाएगा। 0.15 मीटर ये हो जाएगा। तो 15 15 30 और 14.7 तो कितना हो जाएगा ये ओरिजिनल जो डायमेंशन इसकी निकल के आएगी, कमरे की एक्सटर्नल डायमेंशन 15 मीटर आएगी। कितनी आएगी, 15 मीटर। ठीक इसी तरीके से सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस इसकी भी दी हुई है, 14.7 मीटर है। तो 15 सेंटीमीटर इधर का और 15 सेंटीमीटर इधर भी ऐड हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा, 15 15 30। ये भी हो जाएगा 15 मीटर। क्या हो जाएगा, 15 मीटर। तो इसका प्लिंथ एरिया कैलकुलेट कर लेते हैं। प्लिंथ एरिया कैलकुलेट कर लेते हैं तो प्लिंथ एरिया कितना हो जाएगा, प्लिंथ
एरिया, प्लिंथ एरिया कितना हो जाएगा, 15 × 15 कितना हो जाएगा, 225, 225 मीटर स्क्वायर इसका प्लिंथ एरिया हो जाएगा। इसमें कोई ऑफसेट नहीं दिया था, इसलिए हमें कुछ करना भी नहीं पड़ा। आई होप आपको समझ में आया होगा। एग्जाम्पल नंबर 1 ये विदाउट ऑफसेट वाला एग्जाम्पल था, विदाउट ऑफसेट वाला एग्जाम्पल था, विदाउट ऑफसेट, इसमें कोई ऑफसेट नहीं था प्लिंथ लेवल पर। अगला एग्जाम्पल है, इसमें देखो ये आपके पास एक कमरा है, रूम है, रूम की ये क्या है, दीवार है। इस दीवार की थिकनेस कितनी है, 30 सेंटीमीटर है। अब इस दीवार के चारों तरफ, इस दीवार के चारों तरफ क्या दिया हुआ है, ये आपको समझ में नहीं आ रहा होगा। चलिए इसका सेक्शन देखते हैं, इस दीवार को काट के देखते हैं कि दीवार एक्चुअल में कैसे दिखाई दे रही है, किस तरीके से बनी हुई है। ये तो कंक्रीटिंग है, कंक्रीटिंग है। ये आपका ग्राउंड लेवल है, ग्राउंड लेवल कुछ इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। ये आपका फ्लोर लेवल है, प्लिंथ लेवल है। अब प्लिंथ लेवल पे देखिए, यहाँ पास कुछ एरिया छूटी हुई है, यहाँ पास कुछ एरिया छूटी हुई है, ए वाली एरिया और ए एरिया छूटी हुई है, दीवार में इंक्लूड नहीं है। यही आपका ऑफसेट है, क्या है, ऑफसेट यही है, इसको बोलते हैं ऑफसेट। ऑफसेट जो छूटा हुआ पार्ट होता है, इसको क्या बोलते हैं, ऑफसेट बोलते हैं। ये वाला पार्ट क्या है, ऑफसेट है। तो यहाँ पास जो आपको ये रेड गुलाबी कलर की एक जो लाइन दिख रही है इधर, ये वाला क्या है, ऑफसेट है, क्या है, ऑफसेट। इसको हमें इंक्लूड नहीं करना है। जब हम प्लिंथ एरिया इस प्लान का, इस कमरे का निकालेंगे, इस ऑफसेट को हम इंक्लूड नहीं करेंगे। और ये पूरा के पूरा दीवार है, क्या है, दीवार। तो ये हमारा इतना पार्ट जो छूटा हुआ है, इस पार्ट को हम इंक्लूड नहीं करेंगे। इसमें प्लिंथ एरिया जब कैलकुलेट करेंगे तो ऑफसेट के एरिया को कैलकुलेट इंक्लूड नहीं करेंगे। जब हम प्लिंथ एरिया कैलकुलेट करेंगे तो ऑफसेट की एरिया को प्लिंथ एरिया में इंक्लूड नहीं करेंगे। तो अब इसका कैसे निकालेंगे, प्लिंथ एरिया निकाल के बताओ हमें। ये 4.70 मीटर था, ये 3.50 मीटर है, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस है। तो इतना तो हमारा क्या है, इतना तो हमारा ऑफसेट है, इसमें भी इतना ऑफसेट है। इसको हमें क्या करना पड़ेगा, डिडक्ट करना पड़ेगा। तो कितना है, यहाँ पास दिया हुआ है ऑफसेट कितना था आपका, 5 सेंटीमीटर। ये वाला जो ऑफसेट है 5 सेंटीमीटर, यहाँ पास प्लान में दिखाया हुआ है, ये 5 सेंटीमीटर था। तो 5 सेंटीमीटर इधर का, 5 सेंटीमीटर इधर कितना हो जाएगा, 10 सेंटीमीटर। 10 सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 0.10 मीटर। 4.70 मीटर में इतना घटा दीजिए, कितना आएगा, ये हो जाएगा आपका 4.60 मीटर। इसी तरीके से ये 3.50 मीटर है, 3.50 मीटर है। तो इधर भी 5 सेंटीमीटर, इधर भी 5 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर इसमें डिडक्ट कर देंगे, क्योंकि हमें कमरों सहित दीवारों की एरिया लेनी है। जो ऑफसेट दिया हुआ है इसको इंक्लूड नहीं करना है। इतना हो जाएगा 3.40 मीटर। तो इसका प्लिंथ एरिया कितना आ जाएगा, प्लिंथ एरिया इसका कितना आ जाएगा बताओ, प्लिंथ एरिया, प्लिंथ एरिया इसका क्या हो जाएगा, 4.60 मीटर इंटू 3.40 मीटर, 3.40 मीटर। इसको आप कैलकुलेट कर लेंगे, इसकी ये लगभग आता है 15.64 मीटर स्क्वायर। ये आपका प्लिंथ एरिया आ जाएगा। तो आई होप समझ में आया होगा कि ये प्लिंथ एरिया क्या होता है। प्लिंथ एरिया कुछ नहीं होता, सिंपल समझ में आ रहा होगा कि फ्लोर लेवल पर कमरों के एरिया को ऐड कर देना है, मतलब एक्सटर्नल टू एक्सटर्नल डायमेंशन लेना है, एक्सटर्नल डायमेंशन लेना है। लेकिन ध्यान रखना कि यदि प्लिंथ लेवल पर ऑफसेट दिया हुआ है, जिसको कफका बोलते हैं, हिंदी में क्या बोलते हैं, कफका। अरे जो फाउंडेशन होती है ना, कई बार जो नीचे की विड्थ ज़्यादा होती है और जब हम दीवार बनाते हैं तो थोड़ा सा छोड़ देते हैं। मान लीजिए 14 इंच की आपकी वॉल है, नीचे पे जो फाउंडेशन है,
अब जो सुपर स्ट्रक्चर बनेगा आपका प्लिंथ लेवल के ऊपर, तो उसमें जो एरिया है हम इतना ही इंक्लूड कर रहे हैं, इधर छोड़ देते हैं, इधर भी छोड़ रहे हैं, मतलब 5 इंच छोड़ रहे हैं, केवल 9 इंच की दीवार बना रहे हो आप। तो ये जो छूटा हुआ पार्ट होता है ना, यही ऑफसेट होता है, इसी को हम प्लिंथ लेवल पर इंक्लूड नहीं करते हैं। अब तो समझ में आ गया होगा। अब कुछ इम्पोर्टेंट बातें हैं कि प्लिंथ एरिया में हम क्या इंक्लूड करते हैं और क्या नहीं करते हैं। इसकी एक टेबल है, उसको ध्यान से समझिए, तो प्लिंथ एरिया में आपको एक क्लैरिटी आ जाएगी। यहाँ पे क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं आपके एग्जाम में, चाहे वो एफएससी जेईई का एग्जाम हो या फिर कोई अन्य एग्जाम हो, कई बार क्वेश्चन पूछे गए हैं। एक बार हम चेक कर लेते हैं कि वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है या फिर बस वैसे ही हम रिकॉर्ड तो हो रहा है। प्लिंथ एरिया इंक्लूड, पहला टॉपिक रहेगा प्लिंथ एरिया में क्या क्या हम इंक्लूड करते हैं। अगला टॉपिक रहेगा प्लिंथ एरिया में हम क्या क्या एक्सक्लूड करते हैं, क्या क्या ऐड नहीं करते हैं। तो आइए देखते हैं क्या क्या हम इसमें ऐड करते हैं। मैं पेन का कलर चेंज कर लेता हूँ। पहला नंबर है एरिया ऑफ वॉल एट फ्लोर लेवल। एरिया ऑफ वॉल एट फ्लोर लेवल बिल्कुल सही है। फ्लोर लेवल पर जो एरिया वॉल की एरिया होती है, इसको हम इंक्लूड कर लेते हैं। जैसे आपका कोई कमरा था, ये आपकी वॉल है, ये जो वॉल है, इस वॉल के एरिया को हम इंक्लूड कर लेते हैं, इस वॉल के एरिया को भी हम इंक्लूड कर लेते हैं। ये तो पहले भी हम बता चुके हैं। ये जो वॉल आपकी दिख रही है ना, ये वाली वॉल, इस वॉल के एरिया को भी हम इंक्लूड कर लेते हैं। ये चीज़ तो समझ में आया है आपको। पहला यही था कि एरिया ऑफ वॉल को इंक्लूड करते हैं कि एक्सक्लूड करते हैं। तो प्लिंथ एरिया जब भी कैलकुलेट करेंगे तो एरिया ऑफ वॉल को हम इंक्लूड कर लेंगे। अगला है इंटरनल शाफ्ट फॉर सैनिटरी फिटिंग लेस देन 2 मीटर स्क्वायर। देखो, जब हम सैनिटरी फिटिंग करवाना होता है हमको, तो हम क्या करते हैं कि इंटरनल शाफ्ट, जो शाफ्ट इंटरनल, उसमें डलवा देते हैं कुछ शाफ्ट वगैरह फिटिंग के पर्पज़ के लिए। यदि उस शाफ्ट की एरिया 2 मीटर स्क्वायर से कम है, 2 मीटर स्क्वायर से कम है, उस केस में हम उसको इंक्लूड कर लेते हैं। किसमें इंक्लूड कर लेते हैं? प्लिंथ एरिया में इंक्लूड कर लेते हैं। सैनिटरी फिटिंग के लिए जो शाफ्ट लगाए जाते हैं, यदि उसकी एरिया 2 मीटर स्क्वायर से कम है, तो प्लिंथ एरिया में उसको हम इंक्लूड कर लेते हैं। लिफ्ट एंड एसी डक्ट, यदि मान लीजिए आपकी बिल्डिंग मल्टी स्टोरिंग है, कई स्टोर हैं, उस केस में आपको लिफ्ट प्रोवाइड करना पड़ेगा। तो लिफ्ट के लिए जो एरिया होता है, उस एरिया को भी हम, लिफ्ट का जो स्थान होता है उसका जो एरिया होता है, प्लिंथ एरिया में हम इंक्लूड कर लेते हैं। आप एसी लगवाओगे, अब भाई आप इंजीनियर साहब हो ना, आप एसी लगवाओगे, सिंपल सी बात है, एसी तो कमरे में लगवाते ही हैं। तो एयर कंडीशनिंग जो डक्ट होते हैं, एसी लगवाने के लिए जो डक्ट होते हैं, उनका जो स्पेस होता है ना, क्या होता है? स्पेस। तो उस स्पेस को भी हम इंक्लूड कर लेते हैं किसमें? प्लिंथ एरिया में। प्लिंथ एरिया में एयर कंडीशनिंग जो डक्ट लगवाए जाते हैं एसी के लिए, उस डक्ट का स्पेस भी हम इसमें प्लिंथ एरिया पर इंक्लूड कर लेते हैं। एरिया ऑफ बरसाती एंड ममटी एट टेरेस लेवल। बरसाती का जो एरिया होता है और ममटी का जो एरिया होता है टेरेस लेवल पर, इसको भी हम इंक्लूड कर लेते हैं किसमें? प्लिंथ एरिया पर। अब आपको समझ में नहीं आया होगा इस पर, ये बरसाती क्या है, पन्नी बरसाती क्या है, ममटी क्या होता है। तो देखो, घबराने कोई बात नहीं है, हम बता रहे हैं आपको। एरिया ऑफ बरसाती क्या होता है और ममटी क्या होता है। बरसाती मीन्स एनी कवर्ड स्पेस ओपन ऑन वन साइड, कंस्ट्रक्टेड ऑन वन साइड, कंस्ट्रक्टेड ऑन टेरेस्ड रूफ विच इज यूज्ड एज अ शेल्टर ड्यूरिंग रेनी सीजन। देखो, जो सीढ़ीदार छत होता है ना, सीढ़ीदार छत होता है, टेरेस्ड रूफ, यानी सीढ़ीदार जो छत होता है, ये कुछ होता नहीं है, एक नॉर्मल सी चीज़ है। एक ऐसा स्थान होता है जो सीढ़ीदार छतों पर बनाया जाता है। एक ही साइड बनाया जाता है और एक ही साइड से ओपन होता है। एक ही साइड से बनाते हैं और एक ही साइड से वो ओपन होता है।
एक कवर्ड स्पेस होता है और इसका पर्पज जो होता है शेल्टर प्रोवाइड करना ड्यूरिंग सीजन में, रेनी सीजन में। बरसात के समय में आश्रय प्रोवाइड करता है, बरसात के समय में आश्रय प्रोवाइड करता है। मैं आपको दोबारा समझा रहा हूँ। सीढ़ीदार जो छत होते हैं, तो छत के ऊपर एक छोटा सा कमरा बनवाया जाता है, एक छोटा सा कमरा बनाया जाता है। वो कमरे एक ही साइड से ओपन होता है, मतलब इसमें एक ही दरवाज़ा लगा होता है और छत में एक ही जगह पर बनाया जाता है, एक ही जगह पर बनाते हैं, एक ही साइड से ओपन होता है। इसका पर्पज़ होता है शेल्टर प्रोवाइड करना, यानी आश्रय प्रोवाइड करना बरसात के सीजन में। यही होता है बरसाती। तो बरसाती का जो एरिया होगा वो प्लिंथ एरिया में इंक्लूड होगा। जब प्लिंथ एरिया हम कैलकुलेट करेंगे तो बरसाती का जो एरिया है, उस बरसाती मतलब जो कमरा जो आप बना रहे हैं, जो स्पेस बना रहे हैं आश्रय के लिए, उस स्पेस का जो एरिया होगा प्लिंथ एरिया में इंक्लूड होगा। तो समझ में आ गया ना। बरसाती मीन्स एनी कवर्ड स्पेस ओपन ऑन वन साइड, ऐसा कोई भी कवर्ड स्पेस जो एक साइड से ओपन होता है और एक ही साइड बनाया जाता है। कहाँ बनाया जाता है? टेरेस्ड रूफ, सीढ़ीदार छतों में, जिसका यूज किया जाता है शेल्टर पर्पज के लिए रेनी सीजन में। ये होता है बरसाती। तो बरसाती के एरिया को प्लिंथ एरिया में हम इंक्लूड कर लेते हैं। ममटी क्या होता है? ममटी एट टेरेस लेवल। ममटी क्या होता है? ममटी कुछ नहीं होता, A small room with only one purpose to provide a roof over staircase। स्टेयर जो होती है आपकी सीढ़ी, आप नहीं चाहते कि आपकी सीढ़ी ओपन स्पेस में रहे, आप नहीं चाहते कि आपकी सीढ़ी ओपन स्पेस में रहे, तो सीढ़ी को ढकने के लिए, कंप्लीट स्टेयर को हम स्टेयर केस बोलते हैं, तो स्टेयर केस को ढकने के लिए कमरा बनाया जाता है, उस कमरे को हम ममटी बोलते हैं। तो उस कमरे का जो एरिया होता है ना, वो प्लिंथ एरिया में इंक्लूड होता है। ममटी क्या होता है? बरसाती क्या होता है? ममटी कुछ नहीं, जो आपकी सीढ़ी होती है, स्टेयर होती है, उस स्टेयर को ढकने के लिए एक छोटा सा कमरा बनाया जाता है, उस कमरे को ही ममटी बोलते हैं। तो उस कमरे के एरिया को प्लिंथ एरिया में हम शामिल करते हैं। बरसाती क्या होता है? जो सीढ़ीदार छत होते हैं, उस छत में, मतलब जिस छत में सीढ़ी लगी होती है, सिंपल सी बातें हैं, तो छत में एक हम छोटा सा कमरा बना देते हैं। कमरा एक ही साइड बनाते हैं, एक ही साइड से ओपन होता है, मतलब उसमें एक ही दरवाज़ा लगा होता है। उसको हम बनाते हैं शेल्टर पर्पज के लिए, बरसात के समय बैठने के लिए, हवा का आनंद लेने के लिए। तो बरसाती का एरिया और ममटी का एरिया, इन दोनों का एरिया प्लिंथ एरिया में इंक्लूड होता है। इस चीज़ को ध्यान में रखना। तो प्लिंथ एरिया में क्या क्या इंक्लूड होता है, इसको हम डिस्कस कर लिए। ये 4 पॉइंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। एरिया ऑफ वाल को भी हम इंक्लूड करते हैं फ्लोर लेवल पर। इंटरनल शाफ्ट जो सैनिटरी फिटिंग के लिए कोई लगाए गए हैं, यदि उनकी एरिया 2 मीटर स्क्वायर से कम है, उस केस में उस एरिया को हम इंक्लूड करते हैं। लिफ्ट, यदि मल्टी स्टोरी बिल्डिंग है तो आप लिफ्ट लगाएंगे, तो लिफ्ट का जो एरिया है, एसी के लिए जो डक्ट छोड़े हुए हैं, डक्ट का जो एरिया है, उसको भी हम प्लिंथ एरिया पर इंक्लूड करते हैं। बरसाती एंड ममटी का जो एरिया होता है, उसको भी हम इंक्लूड करते हैं प्लिंथ लेवल पर, यानी प्लिंथ एरिया पर। प्लिंथ एरिया जब निकालेंगे तो इन सब के एरिया को हम इंक्लूड कर लेते हैं। अब अगला टॉपिक है कौन कौन सी चीज़ ऐसी हैं जिनको हम इंक्लूड ही नहीं करते हैं। तो प्लिंथ एरिया पर कौन कौन से चीज़ हैं जो इंक्लूड हम नहीं करते हैं, उनको देख लेते हैं। एरिया ऑफ लोफ्ट। लोफ्ट ये क्या होता है? लोफ्ट क्या होता है? ये तो बड़ा खतरनाक दिख रहा है यार सुनने में। देखो, कुछ नहीं, सिंपल है। आपकी जो बिल्डिंग है, बिल्डिंग का जो छत है, उस छत के नीचे, मतलब जो कमरा है उस छत के नीचे, ये देखो कोई कमरा बनाया हुआ है, कोई अलग से कमरा बना हुआ है, जिसका यूज रेसिडेंशियल या फिर कमर्शियल पर्पज के लिए किया जा रहा है, वही होता है लोफ्ट। और उसी का एरिया क्या होता है? एरिया ऑफ लोफ्ट। अ रूफ अ स्पेस, कोई रूफ या फिर कोई स्थान, विच इज अंडर द रूफ ऑफ हाउस, आपके मकान के छत के नीचे कोई स्थान या फिर कोई कमरा,
दोबारा सुनिए, आपके जो बिल्डिंग है यानी घर के छत के नीचे कोई स्थान या फिर कोई कमरा जिसका यूज रेसिडेंशियल पर्पज के लिए या फिर कमर्शियल पर्पज के लिए किया जाता है, वही होता है लोफ्ट। और उस लोफ्ट के एरिया को हम प्लिंथ एरिया पर इंक्लूड नहीं करते हैं। या फिर वेयर हाउस है, ये फैक्ट्री है और उसमें कोई लार्ज ओपन एरिया है जिसको कन्वर्ट कर दिया गया है किसमें, लिविंग स्पेस में, तो उसके एरिया को उसी को बोलते हैं लोफ्ट। और उस लोफ्ट को हम इंक्लूड नहीं करते इसमें प्लिंथ एरिया में। तो पहली चीज़ तो है कि जो लोफ्ट का एरिया होता है उस लोफ्ट के एरिया को हम प्लिंथ एरिया पर इंक्लूड नहीं करते। लोफ्ट क्या होता है, घर के छत के नीचे कोई स्थान या फिर कोई कमरा जिसका उपयोग यूज रेसिडेंशियल पर्पज या फिर कमर्शियल पर्पज के लिए किया जाता है, उसे बोलते हैं लोफ्ट। और उस कमरे का या फिर उस स्थान के एरिया को हम प्लिंथ एरिया में इंक्लूड नहीं करते। या फिर लोफ्ट क्या हो सकता है, वेयर हाउस है या फिर कोई फैक्ट्री है जिसमें लार्ज ओपन एरिया है जिसको हम कन्वर्ट कर दिए लिविंग स्पेस में, तो उसके एरिया को हम प्लिंथ एरिया पर इंक्लूड नहीं करते हैं। अगला है कोर्ट यार्ड, सनशेड, कैंटिलीवर पोर्च। कोर्ट यार्ड क्या होता है, कोर्ट यार्ड की एरिया को प्लिंथ एरिया में इंक्लूड नहीं करते। कोर्ट यार्ड क्या होता है, एक ऐसा एरिया है ना, एन एरिया ऑफ ग्राउंड, ग्राउंड की एरिया विदाउट रूफ, जो बिना छत की एरिया होती है। कोर्ट यार्ड को क्या बोलते हैं हिंदी में, आंगन, आप लोग तो जानते होंगे। या घर के बीच में भी होता है, घर के सामने भी होता है जिसमें छत नहीं डली होती, वो होता है कोर्ट यार्ड। सनसेट क्या होता है, जो विंडो होती है, खिड़की, खिड़की के जो छज्जे होते हैं ना, उस छज्जे को बोलते हैं सनसेट। सनसेट की एरिया को हम प्लिंथ एरिया पर इंक्लूड नहीं करते हैं। जो खिड़की के ऊपर जो डाले गए छज्जे होते हैं ना, उन छज्जों को बोलते हैं सनसेट। तो उस उन छज्जों के एरिया को हम प्लिंथ एरिया में इंक्लूड नहीं करते। या फिर पोर्च, यदि पोर्च कैंटिलीवर है तो उसके एरिया को भी हम प्लिंथ एरिया पर इंक्लूड नहीं करेंगे। टावर्स एंड डोम्स, यदि आपके बिल्डिंग में कोई टावर बना हुआ है या फिर गुंबद बने हुए हैं, डोम्स बने हुए हैं, तो उन गुंबद की एरिया या फिर टावर की एरिया, जो टावर बने हुए हैं उनके एरिया को हम प्लिंथ एरिया में इंक्लूड नहीं करते हैं। अनक्लोज्ड बालकनीज, ऐसे बालकनी जो अनक्लोज्ड हैं, जो क्लोज नहीं है, तो उनके एरिया को भी हम प्लिंथ एरिया में इंक्लूड नहीं करते हैं। अगला है कॉर्निश, कॉर्निश के एरिया को भी हम प्लिंथ एरिया में इंक्लूड नहीं करते। लेकिन ये कॉर्निश है क्या, कॉर्निश क्या होता है, जो आपकी वॉल होती है, दीवाल, वॉल के टॉप लेवल पर, वॉल के टॉप लेवल पर एक डेकोरेटेड प्रोजेक्शन होता है, डेकोरेटेड प्रोजेक्शन होता है, उसी को बोलते हैं कॉर्निश। मतलब वॉल के जो टॉप लेवल पर डेकोरेटेड जो प्रोजेक्शन होता है उसी को बोलते हैं कॉर्निश। ये क्यों बनाया जाता है, ऑर्नामेंटल पर्पज से बनाते हैं, मतलब सजावटी के दृश्य से बनाते हैं, थोड़ा अच्छा लगे। या फिर जो दीवार के टॉप लेवल जो मतलब क्या होता है, जो ईव्स होते हैं, उस ईव्स को फिनिश करने के लिए बनाया जाता है। इसका हम आपको एक डायग्राम दिखा रहे हैं। तो कॉर्निश की बात हो रही, कॉर्निश क्या होता है, कॉर्निश क्या होता है, देखो कॉर्निश क्या होता है, ये आपको जो दिख रहा है ना दीवार के ऊपर टॉप लेवल पर, ये जो डेकोरेटेड पोर्शन दिख रहा है ना पूरा का पूरा, ये डेकोरेटेड पोर्शन, इसी को बोलते हैं कॉर्निश। ये जो पूरा दिख रहा है ये क्या है आपका कॉर्निश। इस कॉर्निश के एरिया को हम इंक्लूड नहीं करते, इसमें प्लिंथ एरिया में इंक्लूड नहीं करते हैं। कॉर्निश क्या होता है, कॉर्निश एक डेकोरेटेड प्रोजेक्शन होता है जो वॉल के टॉप लेवल पर होता है। वॉल के ईव्स जो होते हैं ना, ईव्स, इसको फिनिश करने के लिए या फिर ऑर्नामेंटल पर्पज पे भी हम इसको बनाते हैं, ऑर्नामेंटल पर्पज से सजावटी दृश्य पे भी बनाते हैं। तो कॉर्निश के एरिया को भी हम इंक्लूड नहीं करते हैं। तो ये कुछ टॉपिक हैं, मतलब ये कुछ पॉइंट हैं कि जिनको हम इंक्लूड नहीं करते किसमें, प्लिंथ एरिया में इंक्लूड नहीं करते हैं। आपको समझ में आ गया कि प्लिंथ एरिया क्या होती है। प्लिंथ एरिया
में किस चीज़ को इंक्लूड करते हैं, किसको इंक्लूड नहीं करते। इसके बाद प्लिंथ एरिया हम निकाल लिए। प्लिंथ एरिया निकालने बस तो काम चलने वाला नहीं। हम तो पढ़ रहे थे प्लिंथ एरिया रेट एस्टिमेट, प्लिंथ एरिया रेट एस्टिमेट, और हम तो भटक गए। भाई भटके नहीं हैं, हम तो इम्पोर्टेंट बात पर आ गए थे कि भाई प्लिंथ एरिया क्या होता है, प्लिंथ एरिया को हम कैसे निकालेंगे। जब प्लिंथ एरिया हमसे निकालते बनने लगी तो प्लिंथ एरिया रेट एस्टिमेट निकालना बहुत ही आसान है। देखो प्लिंथ एरिया रेट एस्टिमेट, 1 मिनट। प्लिंथ एरिया रेट एस्टिमेट क्या है, जो पहला आपका एस्टिमेट था रफ कास्ट एस्टिमेट, उसका टाइप होता है। रफ कास्ट एस्टिमेट का दूसरा नाम क्या होता है, प्रिलिमिनरी एस्टिमेट। तो प्रिलिमिनरी एस्टिमेट का भी टाइप हो जाएगा। अब्स्ट्रैक्ट एस्टिमेट जो होता है, अब्स्ट्रैक्ट एस्टिमेट, उसका भी टाइप हो जाएगा। तो यदि एग्जाम में क्वेश्चन बनता है कि प्लिंथ एरिया रेट एस्टिमेट क्या अब्स्ट्रैक्ट एस्टिमेट का टाइप है, तो है। इसलिए जो रफ कास्ट एस्टिमेट के 3-4 नाम है उनको भी ध्यान में रखना। तो प्लिंथ एरिया रेट एस्टिमेट एक तरह का रफ कास्ट एस्टिमेट होता है। इसको हम कैसे निकालते हैं, सबसे पहले तो बिल्डिंग की प्लिंथ एरिया आपको निकालना है। प्लिंथ एरिया रेट एस्टिमेट इज इक्वल टू हो जाएगा प्लिंथ एरिया रेट ऑफ बिल्डिंग। 1 मिनट, यहाँ पास ये नहीं होगा, ये नहीं होगा। प्लिंथ एरिया ऑफ बिल्डिंग, बिल्डिंग का प्लिंथ एरिया इंटू प्लिंथ एरिया रेट। प्लिंथ एरिया रेट कहाँ मिलेगा, आप जहाँ ये बिल्डिंग बना रहे हो ना, तो उसी लोकेलिटी पर ऐसी स्पेसिफिकेशन की कोई बिल्डिंग बनी होगी, तो वहाँ पे आपको प्लिंथ एरिया रेट मिल जाएगा। इसी तरीके से यदि उस लोकेलिटी में कोई बिल्डिंग बनी हुई है सेम स्पेसिफिकेशन की, तो वहाँ पे आपको प्लिंथ एरिया रेट मिल जाएगा कि इतने मीटर स्क्वायर का इतना रेट होता है, पर मीटर स्क्वायर की दर से आपको रेट मिल जाएगा। तो जिस बिल्डिंग के लिए आप एस्टिमेट तैयार कर रहे हो, रफ कास्ट एस्टिमेट, तो उसके प्लिंथ एरिया से उस रेट को मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या निकल आएगा आपका, कास्ट निकल आएगी। क्या निकल आएगी, कास्ट। वही कास्ट आपकी क्या होगी, रफ कास्ट होगी। क्या होगी, रफ कास्ट। तो रफ कास्ट हम किसकी सहायता से निकाल लेंगे, प्लिंथ एरिया की सहायता से। हम बात कर रहे थे प्लिंथ एरिया रेट एस्टिमेट। प्लिंथ एरिया रेट एस्टिमेट कुछ भी नहीं है, एक तरह का रफ एस्टिमेट का टाइप है। तो हम निकालना चाह रहे थे रफ एस्टिमेट, हमारे पास एक तरीका था कि चलो भैया हम निकाल लेते हैं प्लिंथ एरिया। प्लिंथ एरिया निकाल लिए और अपने सेम लोकेलिटी पर पता कर लिया कि जो बिल्डिंग बनी हुई है उसका रेट क्या था, मल्टीप्लाई करके हम टोटल कास्ट निकाल लेंगे। सिंपल है। इसमें 1-2 पॉइंट और लिखे हुए हैं जिसको हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, दोबारा से रिव्यू कर लेते हैं। प्लिंथ एरिया शुड बी कैलकुलेटेड कवर्ड एरिया ऑफ अ बिल्डिंग बाय टेकिंग एक्सटर्नल डायमेंशन ऑफ बिल्डिंग एट फ्लोर लेवल। प्लिंथ एरिया हम हमेशा कवर्ड एरिया लेते हैं बिल्डिंग का, फ्लोर लेवल पर दीवारों सहित कमरे के एरिया को हम प्लिंथ एरिया कहते हैं। एक्सटर्नल डायमेंशन लेते हैं, मतलब ये जो आपका कमरा है, इस कमरे की ये वॉल है, तो यहाँ से यहाँ तक के डायमेंशन को लेंगे। ये पूरा वॉल सहित डायमेंशन लेते हैं, एक्सटर्नल डायमेंशन है। और कमरे के इंटरनल डायमेंशन हमारे ये वाले इंटरनल है, ये क्या है आपकी इंटरनल है, और ये क्या है एक्सटर्नल है। तो दीवारों के एरिया को ऐड कर देते हैं तो एक्सटर्नल डायमेंशन हो जाती है। तो प्लिंथ एरिया में एक्सटर्नल डायमेंशन को हमेशा लेते हैं। फॉर मल्टी स्टोरी बिल्डिंग, यदि आपकी बिल्डिंग कई मंजिल की है, कई मंजिल की है मतलब कई स्टोर उसमें है, कई मंजिल के कई स्टोरी है, उस केस में हम क्या करेंगे कि हर एक मंजिल का हम प्लिंथ एरिया निकालेंगे। हर एक मंजिल का अलग से हम प्लिंथ एरिया निकालेंगे और प्लिंथ एरिया रेट से मल्टीप्लाई करके कास्ट को कैलकुलेट करेंगे। फॉर मल्टी स्टोरी बिल्डिंग द प्लिंथ एरिया एस्टिमेटेड इज प्रिपेयर्ड फॉर ईच स्टोरी बिल्डिंग। सबका हम प्लिंथ एरिया निकालेंगे, 10-15 मंजिल जितनी मंजिल की आपकी बिल्डिंग है, हर एक मंजिल का प्लिंथ एरिया निकाल लेंगे। फिर प्लिंथ एरिया रेट से मल्टीप्लाई करके कास्ट को हम कैलकुलेट कर लेंगे। तो इस तरीके से आपका जो प्लिंथ एरिया रेट एस्टिमेट फिनिश होता है। अगला टाइप का जो एस्टिमेट होता है, रफ कास्ट एस्टिमेट का ही टाइप है क्यूब रेट एस्टिमेट। क्यूब रेट एस्टिमेट, एक क्यूब रेट एस्टिमेट क्या होता है, इसको दूसरा नाम है क्यूबिकल कंटेंट एस्टिमेट। मतलब हम बिल्डिंग का जो क्यूबिकल पार्ट है, क्यूबिकल पार्ट की सहायता से रफ एस्टिमेट कैलकुलेट करने जा रहे हैं। तो इट इज़ अ प्रिलिमिनरी एस्टिमेट, या फिर इट इज़ अ अब्स्ट्रैक्ट एस्टिमेट, या फिर इट इज़ अ रफ कास्ट एस्टिमेट।
क्योंकि सेम ही नाम है। एक तरह का रफ कास्ट एस्टिमेट होता है। दिस इज कैलकुलेटेड बाय फाइंडिंग द क्यूबिकल कंटेंट एंड मल्टीप्लाई बाय क्यूबिकल कंटेंट रेट। जो आपकी बिल्डिंग है, जिस बिल्डिंग का आप एस्टिमेट कर रहे हो, उसका क्यूबिकल कंटेंट आप निकाल लेंगे। क्यूबिकल कंटेंट क्या होता है? वॉल्यूम। सिंपल सी बात है कि वॉल्यूम। वॉल्यूम क्या होता है? लेंथ, विड्थ और हाइट। लेंथ, विड्थ और हाइट। वॉल्यूम निकालने के बाद आप क्या करेंगे? रेट पे, जो आपका क्यूबिकल कंटेंट रेट है, उस पर मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपका कास्ट निकल के आ जाएगी। अब रेट कहाँ मिलेगा आपको? सेम स्पेसिफिकेशन की जो बिल्डिंग आपके लोकेलिटी में बनी है, जहाँ आप बनवाना चाह रहे हैं, जहाँ ये बिल्डिंग को एग्जीक्यूट करेंगे, बनाएंगे, तो वहाँ पे आपको रेट का आइडिया लग जाएगा। अब उस रेट पे आप मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपका क्या निकल आएगा? कास्ट निकल के आ जाएगा। तो क्यूबिकल कंटेंट कैसे निकालेंगे? प्लिंथ एरिया तो आप निकाल ही लेंगे। प्लिंथ एरिया निकालने के बाद जितने स्टोरी की आपकी बिल्डिंग है, उतने सबके हाइट को आप मल्टीप्लाई कर देंगे। सबके हाइट को आप मल्टीप्लाई कर देंगे। प्लिंथ एरिया मतलब एरिया इनटू हाइट, तो क्या हो जाएगा? आपका वॉल्यूम निकल के आ जाएगा। और नंबर ऑफ जितनी स्टोरी है, यहाँ पे आप क्या निकाल लेंगे? क्यूबिकल कंटेंट। क्यूबिकल कंटेंट का मतलब सिंपल है, वॉल्यूम निकाल लेंगे। तो वॉल्यूम कैसे निकालोगे आप? प्लिंथ एरिया, प्लिंथ एरिया इंटू हाइट। हाइट किसकी? हर एक स्टोरी की, हर एक मंजिल की जो हाइट है, उस हाइट पे आप मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपको वॉल्यूम निकल के आ जाएगा। जब वॉल्यूम आ जाएगा यानी क्यूबिकल कंटेंट आ जाएगा, तो क्यूबिकल कंटेंट रेट से मल्टीप्लाई कर देंगे तो स्ट्रक्चर का क्या निकल के आ जाएगा? कॉस्ट। मैं दोबारा से इसको रिव्यू कर रहा हूँ। क्यूब रेट एस्टिमेट क्या होता है? क्यूबिकल कंटेंट एस्टिमेट क्या होता है? जिस भी बिल्डिंग का आप निकालना चाह रहे हैं, तो उसका हम क्या निकाल लेंगे? प्लिंथ एरिया। और हर एक स्टोरी की बिल्डिंग से क्या करेंगे? हाइट को मल्टीप्लाई कर देंगे। हाइट को मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या निकल के आ जाएगा? वॉल्यूम। जब वॉल्यूम आ जाएगा तो क्यूबिकल कंटेंट रेट से मल्टीप्लाई करके स्ट्रक्चर की कॉस्ट कैलकुलेट कर लेंगे। तो ये भी खत्म होता है आपका क्यूब रेट एस्टिमेट। अगला है अप्रॉक्सीमेट क्वांटिटी मेथड। अप्रॉक्सीमेट क्वांटिटी मेथड, यह भी क्या है? रफ कास्ट एस्टिमेट का टाइप है। रफ कास्ट एस्टिमेट का ही टाइप है। तो इसको कैसे निकालते हैं? इन दिस मेथड अप्रॉक्सीमेट टोटल लेंथ ऑफ वॉल इज फाउंड इन रनिंग मीटर एंड द टोटल लेंथ इज मल्टीप्लाइड बाय रनिंग मीटर रेट। जो आपकी बिल्डिंग है, उसकी टोटल लेंथ, जो वाल है, उन वाल की जितनी, मतलब बिल्डिंग है, उस बिल्डिंग में बहुत सारे वाल्स होंगे, तो सभी वाल्स की टोटल लेंथ निकाल लेंगे। फिर टोटल लेंथ जब वाल की निकाल लेंगे तो उसी लोकेलिटी पर, सेम लोकेलिटी पर जो बिल्डिंग बनी थी पहले, वहाँ पे पर मीटर क्या रेट था, उसको भी हम निकाल लेंगे। मतलब निकाल क्या लेंगे? पता कर लेंगे। फिर उसे मल्टीप्लाई करके अप्रॉक्सीमेट क्वांटिटी मेथड एस्टिमेट को निकाल लेंगे। अरे यार, यहाँ तो बहुत आवाज़ हो रही है। देखो फिर से समझो। कुछ नहीं करना है, आपकी जो बिल्डिंग है ना, जिस बिल्डिंग के लिए आप कर रहे हो, एस्टिमेट करना चाहते हो, तो करना क्या है आपको? उस बिल्डिंग में जितनी भी वाल्स हैं, उन वाल्स की लेंथ को कैलकुलेट कर लेना है, टोटल लेंथ को ऐड कर लेना है। फिर क्या करेंगे? सेम लोकेलिटी पर, जिस लोकेलिटी पर आप बिल्डिंग बनवा रहे हैं, वहाँ पास जो बिल्डिंग पहले बन चुकी है, वहाँ वहाँ पे पर मीटर रेट क्या है, उस रेट से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो आपको अप्रॉक्सीमेट क्वांटिटी निकल के आ जाएगी, यानी कॉस्ट निकल के आ जाएगा। सिंपल है। फॉर दिस मेथड स्ट्रक्चर में भी डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। जो आपका स्ट्रक्चर होता है उसमें दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, फाउंडेशन इंक्लूडिंग प्लिंथ, सुपर स्ट्रक्चर। मतलब सिंपल सी बातें हैं कि आपका ये क्या है, जो फाउंडेशन का लेवल है, फाउंडेशन लेवल को हम अलग कैलकुलेट कर लेंगे। और जो सुपर स्ट्रक्चर होता है, सुपर स्ट्रक्चर क्या होता है? ग्राउंड लेवल से जो ऊपर का स्ट्रक्चर होता है, उसका अलग से निकाल लेंगे। तो अप्रॉक्सीमेट क्वांटिटी मेथड भी कंप्लीट होता है। यहाँ पे कई बार क्वेश्चन आते हैं। तो रफ कास्ट एस्टिमेट के सारे टाइप को हम देख लिए कि प्लिंथ एरिया रेट एस्टिमेट क्या होता है, क्यूबिकल कंटेंट एस्टिमेट क्या होता है,
और अप्रॉक्सीमेट क्वांटिटी एस्टीमेट क्या होता है। अगला टाइप था आपका डिटेल्ड एस्टीमेट। तो डिटेल्ड एस्टीमेट क्या होता है, इसकी बात तो हो चुकी है और इसके टाइप के बारे में हम डिस्कस करेंगे। ये क्या होता है, एक एक्यूरेट एस्टीमेट होता है, क्योंकि रफ कास्ट एस्टीमेट बनाने के बाद हमें एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल मिल जाता है। इसके बाद हम डिटेल्ड एस्टीमेट तैयार करते हैं और इसमें जितने भी कैलकुलेशन होती है, इस पे जो हम कास्ट कैलकुलेट करते हैं और ड्राइंग पे लेंथ विड्थ और हाइट जितना भी कंटेंट होता है सब कुछ ड्राइंग पे लिया जाता है और प्रेजेंट में जो रेट चल रहा है उसके अकॉर्डिंग बनाया जाता है। डिटेल्ड एस्टीमेट बिल्कुल एक्यूरेट एस्टीमेट होता है। इसमें ज़्यादा आपका जो एक्चुअल में कास्ट आने वाली है उसमें बहुत ज़्यादा डिफर नहीं करेगा, बहुत ही कम डिफरेंस आता है इसमें। पहला टाइप था इसका आइटम रेट एस्टीमेट। आइटम रेट एस्टीमेट क्या होता है, जितने भी आइटम एक्चुअल में बिल्डिंग बनाने में लगते हैं, मतलब वाल की दीवार क्या है, कितने दीवार है, कौन लॉन्ग वाल है, कौन से स्पार्ट वाल है, कौन कौन से मटेरियल लगे हैं, सबकी हम क्वांटिटी निकाल लेंगे। जितने भी आइटम होते हैं सबकी हम क्वांटिटी निकाल लेंगे, फिर उसके रेट से मल्टीप्लाई करके आइटम रेट एस्टीमेट हम कैलकुलेट कर लेंगे। तो हमारे पास कुछ टेबल है, उस टेबल की सहायता से हम देखते हैं किस तरीके से हम इसका आइटम रेट एस्टीमेट को कैलकुलेट करते हैं। तो उस टेबल को आप ध्यान से देखिए। आइटम रेट एस्टीमेट, तो पहले बात है डिटेल्स ऑफ मेजरमेंट, कि जो मेजरमेंट हम करेंगे उसका डिटेल किस तरीके से फिलअप करेंगे। पहला कॉलम आपके लिए सीरियल नंबर है, दूसरे कॉलम में डिस्क्रिप्शन ऑफ आइटम, जो आइटम्स है उनका आपको डिस्क्रिप्शन देना पड़ेगा कि लॉन्ग वाल है कि शॉर्ट वाल है या फिर पेमेंट है क्या है। पेमेंट है तो कितने नंबर पेमेंट है, फिर क्वांटिटी निकल आएगी। यदि वाल है तो वाल की लेंथ भी होगी, विड्थ भी होगी, डेप्थ है फिर उसकी हाइट होगी, फिर हम क्वांटिटी निकालेंगे। तो डिटेल पे मेजरमेंट में आपको डिस्क्रिप्शन ऑफ आइटम लिखना है, पहले सीरियल नंबर हो जाएगा, डिस्क्रिप्शन ऑफ आइटम है। यदि वाल होगी तो इन पूरों को फिलअप करना है कि भाई कौन सी वाल कितनी है, नंबर में कितनी है, शॉर्ट वाल कितनी है, लॉन्ग वाल कितनी है, उसकी लेंथ विड्थ हाइट कितनी है। इसके बाद क्वांटिटी निकलेगी। यदि मान लीजिए यहाँ पर पेमेंट होता तो पेमेंट नंबर होता, नंबर के बाद आपका क्वांटिटी निकल के आ जाता। तो इस तरीके से आप डिटेल्स ऑफ मेजरमेंट का फॉर्म फिलअप कर लेंगे, यानी डिटेल मेजरमेंट जितने भी आइटम हैं उनका डिटेल में मेजरमेंट कर लेंगे। जब आपका ये वाला टेबल कंप्लीट हो जाए उसके बाद हम क्या निकालेंगे, रेट निकालेंगे। अब्स्ट्रैक्ट एस्टीमेट फॉर्म, इस फॉर्म को ज़रा गौर से देखिए आप। पहले कॉलम में क्या है, आइटम नंबर है कि एक नंबर है कि दो नंबर, जो आइटम नंबर है उसको फिलअप करेंगे। डिस्क्रिप्शन ऑफ आइटम के यहाँ पर लॉन्ग वाल शॉर्ट वाल पेमेंट क्या है उसको फिलअप करेंगे। क्वांटिटी, पहले वाली टेबल से हम क्वांटिटी निकाल चुके हैं तो उस क्वांटिटी को यहाँ लिखेंगे। यूनिट क्या है उसकी, उस यूनिट को लिखेंगे। रेट क्या है उस रेट को लिखेंगे। इसके बाद हम कॉस्ट को कैलकुलेट कर लेंगे। तो आइटम रेट एस्टीमेट में आपके पास दो फॉर्म होंगे, एक डिटेल्स ऑफ मेजरमेंट जिसकी सहायता से आप क्वांटिटी निकालोगे, इसके बाद रेट निकालने के लिए अब्स्ट्रैक्ट एस्टीमेट फॉर्म। सेम इसी तरीके से टेबल रहती है आपके पास, आप फिलअप करेंगे बहुत ही आसानी से निकाल लेंगे। तो पहले टाइप के एस्टीमेट था आइटम रेट एस्टीमेट। जो दूसरा एस्टीमेट होता है, दूसरे टाइप के एस्टीमेट, वो होता है रिवाइज्ड एस्टीमेट। रिवाइज्ड एस्टीमेट एक किसका टाइप होता है, डिटेल एस्टीमेट का ही टाइप है, डिटेल एस्टीमेट का ही टाइप होता है। तो आप मेरे को क्या बताओ कि हम रिवाइज क्यों करेंगे, क्या पढ़ेगा कि रिवाइज करेंगे। और रिवाइज एस्टीमेट का मतलब है रिवीजन करना, दोहराना। तो देखो ज़रूरी होता है इसलिए हम रिवाइज करते हैं। रिवाइज्ड एस्टीमेट इज अ डिटेल्ड एस्टीमेट होता है। इट इज़ रिक्वायर्ड टू बी प्रिपेयर्ड, कुछ कंडीशन होती है, उन कंडीशन में हम जो एस्टीमेट पहले किए थे उसको हमें रिवाइज करना पड़ता है। पहली कंडीशन क्या है, जब आप एस्टीमेट को तैयार किए थे, डिटेल्ड एस्टीमेट बनाए थे, आपको सैंक्शन अप्रूवल मिल गया था, प्रशासन से स्वीकृति आपको मिल गई थी कि इस बिल्डिंग को आपको 2 करोड़ में बनाना है, 2 करोड़ में बनाना है। आपने प्रॉपर ड्राइंग बना के अप्रूवल करवा लिया था। अब आप उसको बनवा रहे हो, बनाते बनाते आपको एक अंदाज़ा सा लगने लगा, नहीं इतने में तो नहीं हो पाएगा, 2 करोड़ में नहीं हो पाएगा, इसकी कास्ट क्या बढ़ने वाली है।
मतलब यदि 2 करोड़ टोटल था, एक एग्जाम्पल के तौर पर हम ले रहे हैं, और 5% और बढ़ गई, मान के चलिए 5% या 5% से ज़्यादा बढ़ गई, 2 करोड़ 50 लाख आ गया, उस पर खर्चा लगने वाला है। आपको एक आइडिया लग जाएगा ना काम कराते ड्यूरिंग, जब आप काम करवाएंगे फील्ड में, तो आपको आइडिया लग जाएगा, नहीं इतने काम में इतना खर्चा लग चुका है, तो बाकी का जो रिमेनिंग काम है उसमें इतना पैसा लगने वाला है। मान लीजिए 2.5 करोड़ रुपए लगने वाले हैं। जब 2.5 करोड़ रुपए लगने वाले हैं, आपने 2 करोड़ का ही अप्रूवल करवाया था, तो उसके उस केस में आपको क्या करना पड़ेगा, एस्टिमेट को रिवाइज करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, एस्टिमेट को रिवाइज करना पड़ेगा। फिर सुनिए, जो आपका ओरिजिनल सैंक्शन था, मतलब आपको जो 2 करोड़ में आपको बिल्डिंग बनाने के लिए कहा गया था, आपके अकॉर्डिंग, आपके ड्राइंग, आपके रिक्वायरमेंट के हिसाब से, अब आप जब उस पर काम कर रहे हो, जब उस बिल्डिंग को बनवा रहे हो, तो आपको एक आइडिया लग गया, नहीं इस पर पैसा ज़्यादा लगने वाले हैं। उस केस में एस्टिमेट को हम रिवाइज करते हैं। एस्टिमेट को क्या करते हैं, रिवाइज करते हैं। पहली कंडीशन तो ये हो गई। दूसरी कंडीशन है, when the expenditure on a particular work exceeds or likely to exceeded the amount of administrative sanction by 10%। देखो क्या होता है, जब क्या होता है कि आप बिल्डिंग बनवा रहे हो या फिर कोई भी प्रोजेक्ट पे आप काम कर रहे हो, अब किसी एक पर्टिकुलर काम में, मैं बिल्डिंग की बात कर रहा हूँ कि बिल्डिंग में जितनी भी वाल आने थे, जितने भी वाल थे, आपको एक आइडिया लगा था, नहीं भैया बिल्डिंग पर केवल 1 करोड़, बिल्डिंग के जो वाल है, वाल को बनवाने में, दीवार को बनवाने में 1 करोड़ का खर्चा आएगा। अब दीवार को बनवाने आप बनवा रहे थे, उस टाइम पे उसका जो खर्च है 1 करोड़ से ज़्यादा लग गया, 10% बढ़ गया, मान लीजिए 1 करोड़ 20 लाख रुपए लग गए, तो क्या करेंगे, उस कंडीशन में भी आपको एस्टिमेट को रिवाइज करना पड़ता है। किसी पर्टिकुलर वर्क पर 10% से ज़्यादा, ओरिजिनल सैंक्शन जितना था उससे 10% से ज़्यादा जब प्रूव हो रहा है, मतलब खर्चा बढ़ रहा है, एक्सपेंडिचर बढ़ रहा है, उस कंडीशन में एस्टिमेट को क्या करेंगे, रिवाइज करेंगे। फिर सुनिए, इसको समझ में तो आना चाहिए कम से कम। आप कोई बिल्डिंग बनवा रहे थे, उस बिल्डिंग पर किसी एक वर्ग के लिए आप फिक्स किए थे, मतलब आप एस्टिमेशन किए थे कि इतना ही खर्च आने वाला है, 1 करोड़ आने वाला था। अब उस पर उस काम को करवाते समय उस पर ज़्यादा खर्च आ रहा है, मान लीजिए 1 करोड़ 20 लाख रुपए आ रहे हैं, उस केस में भी आपको क्या करना पड़ेगा, एस्टिमेट को रिवाइज करना पड़ेगा। इसलिए लिखा है व्हेन द एक्सपेंडिचर ऑन अ पर्टिकुलर वर्क, किसी पर्टिकुलर काम में यदि एक्सपेंडिचर बढ़ रहा है, कितना, ओरिजिनल जो सैंक्शन, एडमिनिस्ट्रेटिव सैंक्शन जो आपका पैसा था उससे 10% बढ़ रहा है, ओरिजिनल सैंक्शन जो कॉस्ट थी उस पर 10% बढ़ रहा है, उस केस में क्या करेंगे हम, उस केस में हम एस्टिमेट को रिवाइज करेंगे। इसको इरेज कर देता हूँ। आप क्या करना कि ये जो पॉइंट है ना, समझ समझ कर अपनी लैंग्वेज में इसको अच्छे से लिख लेना और याद कर लेना, क्योंकि एग्जाम में डायरेक्टली क्वेश्चन आता है। अगली कंडीशन है कि हम एस्टिमेट को कब रिवाइज करते हैं, व्हेन देयर आर मटेरियल डेविएशन फ्रॉम ओरिजिनल पर्पज। ठीक है, जब मटेरियल को हम चेंज कर देते हैं कई बार, क्योंकि जब हम कास्ट को कैलकुलेट किए थे, एस्टिमेट किए थे, तो उसमें मटेरियल की क्वांटिटी भी ऐड किए रहे होंगे, मटेरियल की क्वांटिटी भी ऐड रही होगी, तो अब आप मटेरियल को ही चेंज कर रहे हो। पहले हो सकता है ऑर्नामेंटल पर्पज पे या फिर किसी अन्य पर्पज पे आप मटेरियल को ही चेंज कर रहे हो। आप स्टोन की जगह पर मार्बल लगवाना चाह रहे हो, मार्बल, तो वहाँ पर क्या करना पड़ेगा, आपको एस्टिमेट को रिवाइज करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर खर्चा इंक्रीज होने वाला है, जो एक्सपेंडिचर है वो इंक्रीज होने वाला है। एक्सपेंडिचर इंक्रीज होने वाला है, तो क्या करेंगे आप, एस्टिमेट को रिवाइज करेंगे। तो रिवाइज एस्टिमेट को कब रिवाइज किया जाता है, ये 3 पॉइंट हैं जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट, पहला पॉइंट, दूसरा पॉइंट और थर्ड पॉइंट, इनको ध्यान में रखना। जब टोटल कास्ट जितना था उससे 5% बढ़ने लगे, तब किसी पर्टिकुलर वर्क में 10% से ज़्यादा इंक्रीज होने लग जाए उस कंडीशन में, या फिर आप मटेरियल को ही चेंज कर रहे हो, जिस मटेरियल पे आप बिल्डिंग बनाने के लिए आप एस्टिमेशन किए थे, अब मटेरियल को ही चेंज कर रहे हैं,
तो सिंपल सी बात है, खर्चा बढ़ेगा तो एस्टिमेट को आपको रिवाइज करना पड़ेगा। अगले टाइप का एस्टिमेट होता है सप्लीमेंट्री एस्टिमेट। सप्लीमेंट्री एस्टिमेट, ये सप्लीमेंट्री एस्टिमेट क्या होता है? डिटेल्ड एस्टिमेट का ही एक टाइप है, ध्यान रखना, डिटेल्ड एस्टिमेट का ही टाइप है। डिटेल्ड एस्टिमेट का ही टाइप है कौन? सप्लीमेंट्री एस्टिमेट। सप्लीमेंट्री एस्टिमेट कुछ नहीं होता, जब आप प्रोजेक्ट को बनवा रहे हो, आपका एस्टिमेशन हो गया था कि 2 करोड़ रुपए लगने वाले थे। मैं 2 करोड़ एग्जाम्पल लेके चल रहा हूँ। 2 करोड़ रुपए लगने वाले टोटल वर्क को कंप्लीट करने में, टोटल प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने में। अब जब आप बनवा रहे हैं तो जो लैंड का ऑनर था या फिर जो बिल्डिंग बनवा रहा था, जो आपको काम दिया था, उसने बोला भैया नहीं, पहले तो उसने 3 स्टोरी बिल्डिंग की बात की थी, अब बोला नहीं 4 स्टोरी बिल्डिंग बना दो। तो 3 स्टोरी बिल्डिंग के लिए आपको 2 करोड़ रुपए एस्टिमेटेड कॉस्ट आई थी। तो जब मतलब एक मंजिल बिल्डिंग और ज़्यादा बनाएंगे, एक स्टोरी बिल्डिंग और ज़्यादा बनाएंगे, तो उस कंडीशन में क्या होगा? पैसा तो लगेगा ज़्यादा। तो एस्टिमेट को क्या करना पड़ेगा हमको? इस पर्टिकुलर वर्क के लिए जो आप वर्क ऐड कर रहे हो, जो एक स्टोरी की बिल्डिंग आप अधिकहा बनवा रहे हो, मतलब ज़्यादा बनवा रहे हो, उसके लिए आपको एस्टिमेट करना पड़ेगा। वही होता है सप्लीमेंट्री एस्टिमेट। मैं तो इसकी बिल्डिंग के रिस्पेक्ट में बात किया हूँ, कुछ और हो सकता है। ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोजेक्ट स्ट्रक्चरल मॉडिफिकेशन आर रिक्वायर्ड। स्ट्रक्चर में कोई मॉडिफिकेशन कर रहे हो, मतलब कम भी कर रहे हो, पहले 2 मंजिल की बिल्डिंग बनवा रहे थे, 1 ही मंजिल की बनवा रहे हो, उस केस में भी, या फिर एडिशनल वर्क ऐड कर रहे हो। एडिशनल वर्क यानी कोई काम उसमें और ऐड कर रहे हो कंस्ट्रक्शन में, तो उस केस में आपको एस्टिमेट को उस पर्टिकुलर वर्क के लिए आपको अलग से एस्टिमेट करना पड़ेगा। उसी को बोलते हैं सप्लीमेंट्री एस्टिमेट। द एस्टिमेट फॉर एडिशनल वर्क इज कॉल्ड सप्लीमेंट्री एस्टिमेट। जो एडिशनल वर्क था, उस एडिशनल वर्क के लिए आपको एस्टिमेट करना पड़ेगा, और वही क्या होता है? सप्लीमेंट्री एस्टिमेट। एनुअल रिपेयर और मेंटेनेंस एस्टिमेट, ये क्या होता है? ये भी डिटेल्ड एस्टिमेट का ही टाइप होता है। डिटेल्ड एस्टिमेट का ही टाइप होता है कौन? एनुअल रिपेयर एंड मेंटेनेंस एस्टिमेट। कुछ नहीं, देखो सिंपल सी बात ये है कि जब है, इसको बहुत गौर से समझिए, बहुत आसान है। जब है एस्टिमेशन होता है, जब एस्टिमेशन होता है कि आप एक रोड बनवाना चाह रहे थे, आप एक रोड बनवाना चाह रहे थे, कौन बनवाता है रोड? गवर्नमेंट बनवाती है। किससे बनवाती है? किसी एक पर्टिकुलर बॉडी से बनवाती है। तो रोड के लिए एस्टिमेशन करेंगे, कितना खर्चा आने वाला है रोड पर, ठीक है, उसको एस्टिमेट कर लिए। अब उस रोड को बनाने के बाद ओपन कर दिए कि जनता इस पर अपना यूज कर सकती है, वैन चल सकते हैं, मतलब गाड़ी वाहन चल सकते हैं, इंसान उस पर हिट सकते हैं, चल सकते हैं। लेकिन बात तो है कि वो रोड टूटेगी फूटेगी, ये तो है, ऐसा तो नहीं कि परमानेंट बन गई तो बन गई। रोड तो टूटेगी फूटेगी। तो उसको मेंटेन रखने के लिए किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है? या तो गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, या फिर उस पर्टिकुलर बॉडी की रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी जिस बॉडी ने इस रोड को बनवाया था। तो उस केस में बॉडी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो बॉडी क्या करेगा? वो इंसान, मान लीजिए मैं इस रोड को बनवा रहा हूँ, तो क्या करूँगा मैं कि इस रोड पर जो खर्च आने वाला है मेंटेनेंस के लिए, उसको पहले से ही ऐड कर दूंगा। जब एस्टिमेटेड जो कास्ट हुई थी, मान लीजिए 2 करोड़ थी, और इस पर 5 साल के अंदर इस पर 20 लाख रुपए का मेंटेनेंस चार्ज लगने वाला है, तो इसको मैं ऐड कर दूंगा। इसी को बोलते हैं एनुअल रिपेयर या मेंटेनेंस एस्टिमेट। किसके लिए? रोड को प्रॉपर मेंटेन करने के लिए, यानी उस प्रोजेक्ट को प्रॉपर शेप एंड साइज में मेंटेन रखने के लिए मेंटेनेंस कास्ट को पहले ही ऐड कर दिया जाता है। इट इज़ अ डिटेल्ड एस्टिमेट एंड, ये एंड है ना, यहाँ पर थोड़ा दूर लिखा है एंड है, एंड इज प्रिपेयर टू मेंटेन द स्ट्रक्चर और वर्क इन प्रॉपर ऑर्डर एंड सेफ कंडीशन। इसके लिए आपको पहले से ही मेंटेनेंस कास्ट को निकाल लेंगे और उसमें ऐड कर देंगे, ताकि मैं
5 साल 10 साल जिसके लिए मैं इंटरनेट एस्टिमेट निकाला हूँ, यदि रोड टूटती है फूटती है तो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, मैं उस रोड को बनवाऊँगा। तो ये कुछ टाइप थे डिटेल्ड एस्टिमेट के। तो आपका एस्टिमेशन के जितने भी टाइप थे वो कंप्लीट होते हैं। मैं क्विक रिवीजन कर देता हूँ कि एस्टिमेशन के कितने टाइप थे। 1 मिनट, वीडियो की लेंथ ज़्यादा तो नहीं हो रही? ठीक है, कोई ज़्यादा नहीं है। एस्टिमेशन के 2 टाइप थे, रफ कास्ट एस्टिमेट और डिटेल्ड एस्टिमेट। रफ कास्ट एस्टिमेट में पहले टाइप का हमारा एस्टिमेट क्या था? प्लिंथ एरिया रेट एस्टिमेट, क्यूबिकल कंटेंट एस्टिमेट और अप्रॉक्सीमेट क्वांटिटी एस्टिमेट। इन तीनों एस्टिमेट को हम डिटेल में देख लिए हैं। अगले टाइप के एस्टिमेट था डिटेल्ड एस्टिमेट। डिटेल्ड एस्टिमेट में आइटम रेट एस्टिमेट, रिवाइज्ड एस्टिमेट, सप्लीमेंट्री एस्टिमेट, रिवाइज्ड एंड सप्लीमेंट्री एस्टिमेट, एनुअल रिपेयर एंड मेंटेनेंस एस्टिमेट, इनको भी हम देख लिए हैं। आप लेक्चर को प्रॉपर तरीके से देखिए, खुद के हैंड रिटन नोट्स बनाइए, क्योंकि आप यदि खुद से नोट्स बनाएंगे तो जो चीज़ें मैं बोल रहा हूँ उनको भी आप कुछ ऐड कर पाएंगे जो आपको समझ में आ रही हैं, जो लिखने लायक हैं। तो खुद के नोट्स बनाइए और अच्छे तरीके से रिवीजन कीजिए, पढ़ाई कीजिए। दूसरे के लिखे हुए नोट्स कभी ज़्यादा काम में नहीं आते, क्योंकि उसने क्या लिखा क्या नहीं लिखा कुछ पता नहीं चलता। आप खुद पे लिखिए। यदि आपको ज़्यादा टाइम नहीं मिल पा रहा है किसी कारणवश और इस लेक्चर की पीडीएफ लेना चाहते हैं, तो आपको करना क्या, डिस्क्रिप्शन पे एक व्हाट्सएप ग्रुप दिया हुआ है एस्टिमेशन एंड कॉस्टिंग के नाम से, उस पे आप ऐड हो जाइए। वहाँ आपको पीडीएफ प्रोवाइड कर दी जाएगी। पीडीएफ, यदि आप इस लेक्चर को बाद में देख रहे हैं कहीं फ्यूचर में, आज मैं इस लेक्चर को रिकॉर्ड कर रहा हूँ अक्टूबर 2020 में। आज 14 अक्टूबर है। आज जब बाद में आप देख रहे हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं, आप इस नंबर पे कांटेक्ट करके भी इस पीडीएफ को प्राप्त कर सकते हैं। 9340 888 429, या फिर कॉन्सेप्ट डिकोडर का एक फेसबुक ग्रुप भी है, वहाँ भी आप ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम ग्रुप है, वहाँ भी ज्वाइन कर लीजिए, जहाँ आपको बहुत सारा स्टडी मटेरियल फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगा और प्रॉपर गाइडेंस भी मिलती रहेगी। तो गाइज, आपको लेक्चर कैसा लगा आप कमेंट करके अपना रिव्यू ज़रूर बताएं, ताकि आने वाले लेक्चर पर हम कुछ उसमें इम्प्रूव कर सकें। थैंक यू वॉचिंग फॉर दिस वीडियो।